हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत वर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 11 चैप्टर 2 केमिस्ट्री और मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोस डाल दिए हैं। आई होप कि आप वीडियोस को देख रहे होंगे और आप पसंद भी कर रहे होंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है बोर एटॉमिक मॉडल। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में और मैंने पार्टिकल नेचर, वेव नेचर सबके बारे में मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। और नील बोर किस तरीके से इन सभी चीज़ों को यूज़ कर रहा है एटॉमिक मॉडल के बारे में बताने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपने ये पहले देखा, मैंने प्रीवियस वीडियो कुछ लेक्चर्स पहले पुराने वीडियो लेक्चर मैंने आपको रदरफोर्ड का मॉडल बताया था। रदरफोर्ड के मॉडल में मैंने आपको ये बता दिया था अच्छे से कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी घूम रहा था और अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल वो कंटिन्यूसली एनर्जी अपना लूज़ कर रहा था। तो एनर्जी लूज़ कर रहा था, फिर ऐसा अगर होता कि वो कंटिन्यूसली अपना एनर्जी लूज़ कर रहा होता तो आप जस्ट सोचिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है कि हमें ये मालूम है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो डिसकंटिन्यूस बनता है, कहीं कहीं पर लाइंस नज़र आते हैं। ये मैंने आपको दिखाया पिछले वीडियो लेक्चर में, पिक्चर्स भी मैंने डाले हैं वीडियो के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा का वीडियो देखे जाकर के, मैं यहाँ लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, आप उसको देख लें पहले, फिर ये देखें, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नील बोर ने उस सारे ड्रॉबैक्स को दूर किया है रदरफोर्ड के मॉडल का कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहा था, न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहा था, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करता होगा। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करेगा तो फिर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए था, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं बनना चाहिए था, बिल्कुल कंटिन्यूस लाइंस दिखने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा कि लाइंस कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कोई भी एलिमेंट का एटम शो नहीं करता है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा शो करता है। अब नील बोर का एटॉमिक मॉडल कैसे इस बात को जस्टिफाई करता है, कैसे वेरीफाई करता है, उसने क्या बताया अपने पोस्टुलेट में, चलिए वो देखते हैं। ये तो हो गया कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा शो कर रहा है उसने बताया था, लेकिन एक्चुअल में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा शो नहीं किया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज का हमारे टॉपिक में सबसे पहले नील बोर ने क्या बताया उस ड्रॉबैक को दूर करते हुए, वो देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे वेरीफाई कर रहा। पॉइंट नंबर 1 बताया कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus in a fixed circular path, on a fixed circular path named orbit. आप ठीक से समझें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा है, उसका कहना था कि एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इस सर्कुलर पाथ का फिक्स्ड क्या है, इसका रेडियस फिक्स है एंड इसकी एनर्जी फिक्स है। मैं आपको बताऊं कितने रेडियस पर घूम रहा है, वो रेडियस भी फिक्स है। इस पर हालांकि बाद में डिस्कशन होगा, अभी हमारा डिस्कशन एनर्जी पर है, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में समझना है कि एटम स्टेबल क्यों है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। लेटर सपोज कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और इस पाथ की एनर्जी जो है वो बिल्कुल फिक्स है, इसलिए इसे एनर्जी सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी सेल भी कहा जाता है। और ये सेल नंबर 1 हो गया जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n = 1, n = 2, n = 3। इस सेल का नाम K, इस सेल का नाम L, इस सेल का नाम M, इस तरीके से अलग अलग सेल K, L, M, N, O, P चलता रहेगा, नए नए सेल आते रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ नहीं घूमता है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर घूमता है और उस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ की एनर्जी बिल्कुल क्या है, फिक्स है। ये बताया किसने, नील बोर ने अपने पोस्टुलेट में बताया। इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखते चलिए आगे, पूरा वीडियो देखेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी, स्किप करके ना देखें, अच्छे से डिटेल में आप समझेंगे चीज़ों को। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स ऑन द ऑर्बिट, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, they have also constant energy। आप यूं समझिए कि एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली वहां पर घूम रहे हैं। कांस्टेंट एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं कर रही है।
जबकि रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ग्रेजुअली डिक्रीज करता। तो अगर फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, तो फिक्स सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट एनर्जी से अगर कोई लगातार घूमता रहेगा तो कांस्टेंट एनर्जी का मतलब है कि उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर वो कभी भी न्यूक्लियस की तरफ नहीं आएगा। एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट है उसकी, जिस पाथ में घूम रहा है उसकी भी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है कांस्टेंट एनर्जी से, वो बिल्कुल नहीं थक रहा। क्यों नहीं थक रहा? क्योंकि उसकी एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। ये सब का वैल्यू मैं बताने वाला हूँ आपको अगले वीडियो लेक्चर में। बोर फार्मूला एक अलग से पूरा वीडियो आएगा, और मैं आपको हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा भी और अच्छे से समझाने वाला हूँ। पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें और नोट करें। और हाँ, इस इलेक्ट्रॉन के इस स्टेट को, मतलब एनर्जी सेल को और एक नाम दिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कांस्टेंट एनर्जी से घूम रहा था, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट। इस स्टेशनरी स्टेट का बिल्कुल आप ये मतलब मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब वो एक कांस्टेंट एनर्जी से कंटिन्यूसली घूम रहा है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेशनरी स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? स्टेशनरी स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, घूम रहा है, लेकिन कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूम रहा है, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है? स्टेशनरी स्टेट में है। ओके, चलिए आप इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे चलें। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी स्टेट में कंटिन्यूसली घूमता रहेगा तो वो क्या करेगा? ग्रेजुअली उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। डिक्रीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन आकर के प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। दोज ऑर्बिट्स आर, या ऐसा थोड़ा चेंज कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन दोज ऑर्बिट्स, ये भी चलेगा, या दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड भी चलेगा। चलिए यही ले लेते हैं। दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड ऑन विच एंगुलर मोमेंटम, मैं समझाता हूं अभी अच्छे से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मैंने कहा था ना आपको कि सभी का थ्योरी पढ़ा नील बोर ने और सब कुछ मिला करके फिर इसको बनाया है। देखिएगा, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये एक पहला पाथ है, सपोज ये दूसरा पाथ है, दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा पाथ है। तो क्या हर एक जगह, क्या यहाँ से यहाँ के बीच में क्या कोई ऑर्बिट नहीं हो, क्या कोई स्पेस नहीं हो सकता, क्या कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता? क्या इन दोनों ब्लैक पाथ के बीच में कोई ब्लू पाथ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इन पाथ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे थे। नील बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। अच्छा, वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको कि किसके बारे में हुआ है। हाइड्रोजन के बारे में काम चल रहा है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पर रिवॉल्व करेंगे। अच्छे से इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि ये बताएगा आपको क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं जिस पाथ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक रस्सी में एक पत्थर बांध करके उसको एक धागा आपने पकड़ लिया और एक तरफ आपने पत्थर बांध दिया और आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। जब आप घुमाओगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जो पत्थर है वो बाहर की तरफ रहेगा और आप उसको तेज़ी से घुमाओगे। जब आप उस पत्थर को तेज़ी से घुमाओगे तो मान लो सपोज़ कि r रेडियस पे आप घुमा रहे हो ऑब्जेक्ट को, इसका इस पत्थर का कोई ना कोई मास होगा, ये किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। जब आप यहाँ से पकड़ के उसको घुमा रहे हो तेज़ी से तो ये किसी ना किसी मास का पत्थर है जो किसी न किसी वेलोसिटी से घूम रहा है और किसी फिक्स्ड रेडियस पे घूम रहा है। तो उस केस में अगर कोई कहता है कि आपको इस पत्थर का मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आपको करना क्या पड़ता है? m × v × r, m × v × r, मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये करना पड़ता है किसी भी पार्टिकल का अगर आपको निकालना हो एंगुलर मोमेंटम जो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा। इलेक्ट्रॉन भी नील बोर के हिसाब से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है।
तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा। उसका मास फिक्स है, किसी न किसी फिक्स्ड रेडियस पे घूम रहा है, मैंने आपको पहले बताया। जब वो मूव कर रहा है तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर, जैसे ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ वहीं दिख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n इंटू एच बाई 2 के बराबर आ रहा है। इसके बारे में बोर नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको बताऊंगा मैं बाद में एक्चुअली में कि बोर कहाँ पर गलत थे, वो आपको बाद में पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन n इंटू एच बाई 2 जो है, मतलब 1 इंटू एच बाई 2 उस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 2 इंटू एच बाई 2 वहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। एच की वैल्यू तो फिक्स है ना, आपको मालूम होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ाया मैंने आपको। ये वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू फिक्स है और पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14। तो ये तो फिक्स्ड वैल्यूज़ है, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज़ है, ये भी फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब जो रिजल्ट आ रहा था, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा था, उस पर्टिकुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन का जब एंगुलर मोमेंटम निकाला गया तो वो एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल के वैल्यू के बराबर आ रहा था। इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू का मतलब 1 इंटू एच बाई 2 की जो भी वैल्यू है, 2 इंटू एच बाई 2 की जो वैल्यू हो वो तो फिक्स है, 3 इंटू तीसरा पाथ वहाँ दिख रहा है जहाँ 3 इंटू है, चौथा पाथ वहाँ दिख रहा है जहाँ 4 इंटू वैल्यू आ रही है। इसलिए उसने कहा कि n की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, n की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। n इक्वल टू 1 है, 1 के बाद सीधे 2 है, 2 के बाद सीधे 3 है। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि n इक्वल टू 2.3 पर कोई पाथ दिखाई दे रहा, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा, नहीं, सिर्फ वही पाथ अलाउड है। मैंने लिखा ना, ओनली दोज ऑर्बिट्स, ओनली कर दूँ, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड ऑन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 सिर्फ वही पाथ अलाउड है जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 के n टाइम्स है। अब n की वैल्यू आप समझ लें कि फिक्स्ड है, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, मतलब 1 और 2 के बीच में किसी भी वैल्यू को आप रख के देखो तो वैल्यू तो आएगा, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उस पाथ को वैलिड नहीं माना गया। n की वैल्यू 2 रख रहे थे, तब जो वैल्यू आ रही थी वहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा था। n की वैल्यू जब 3 रख रहे थे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा था। n की वैल्यू जब 4 रख रहे थे वहाँ पर पाथ नज़र आ रहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का, लेकिन n की वैल्यू 5.3, 2.7, इस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए रूल बन गया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रिवॉल्व करेंगे जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जिस पाथ पर, जिस पर्टिकुलर रेडियस पर, ऐसा आप कह सकते हैं, जिस पर्टिकुलर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपको मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, n इंटू एच बाई 2 के बराबर है, जहाँ n की वैल्यू फिक्स है, 1, 2, 3 डॉट 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 चलता रहेगा, आपको नए नए पाथ मिलते रहेंगे। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन का मतलब होता है क्वांटाइज्ड वैल्यू, मतलब फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज, मतलब एकदम फिक्स वैल्यू पे ही ये काम करेगा। जैसे n इक्वल टू 1 के लिए काम करेगा, फिर n इक्वल टू 2 के लिए काम करेगा, फिर n इक्वल टू 3 के लिए काम करेगा, n इक्वल टू 1.2 के लिए 1.3 के लिए काम नहीं करेगा, n इक्वल टू 2.3 के लिए काम नहीं करेगा। तो क्वांटाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये क्वांटिजेशन के बारे में बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम हर जगह नहीं, n इक्वल टू 1 होगा तब, 2 होगा तब, तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटिजेशन हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या नजर आ रहा है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज के लिए नजर आ रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आई होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि n की वैल्यू आप रखते चले जा रहे थे 1, 2, 3, 4, तब जो भी एंगुलर, मतलब क्या है, आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे आप, तो एंगुलर मोमेंटम जो वैल्यू आ रही थी वो NH बाई 2 के बराबर आ रही थी, सिर्फ वहीं पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा था। n की वैल्यू आप रखते चले जाओ। जैसे मान लो, लेट अस सपोज, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन का आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला किसी पाथ पे, तो वो आया आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड एंड 2 इंटू 3.14।
दूसरी बार आपको जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा वहाँ जब एंगुलर मोमेंटम आपने निकाला तो वैल्यू आई 2 इंटू 0.2 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 बाय 2 इंटू 3.14। तो ये जो वैल्यू आई पहले बार जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया तो यहाँ 1 इंटू आप समझ लो। ये दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दिया देखो यहाँ 2 इंटू लिखा। अगली बार जो वैल्यू आ रही थी वो इसका 3 टाइम्स आ रही थी, मैंने 3 इंटू दिस, तो उसको 3 इंटू h/2 हम लोग बुला लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से n की वैल्यूज़ आप चेंज करते जाएंगे, आपको ऑर्बिट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक, चलिए नोट कीजिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा इसके बाद, नोट कर लीजिए। अब जो है जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पॉइंट पे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन अपने कांस्टेंट एनर्जी के साथ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब वो जब फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो तब तक घूमता रहेगा, कब तक? बोला इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर, ध्यान समझेंगे, मैं 4 और 5 नंबर यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा और पिछले क्लास का पूरा यूज होने वाला आज, इसलिए अच्छे से आप देखिएगा पिछले क्लास के वीडियो लेक्चर को। इलेक्ट्रॉन तब तक अपने फिक्स्ड पाथ पर घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन इट्स पाथ until or unless energy supplied to the electron or energy releases by the electron। ये बात आप सेट कीजिए अब दिमाग में। इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर तब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक या तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी ना सप्लाई कर दी जाए या तो वो खुद एनर्जी लूज ना करे। अब आपको मालूम, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे समझाया, इलेक्ट्रॉन जब एटम एक्साइटेड होते हैं तो एक्चुअली अब आपको मालूम चल रहा है कि एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी देने पर एक्साइटेड होते हैं। अभी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको मालूम होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए सपोज कि वो यहाँ पर घूम रहा है फर्स्ट सेल के अंदर, अब हमने इसको बाहर से एक पैकेट एनर्जी दी, E = h², आपको मालूम है ना, E = h²। मैंने बताया ना आपको, हर एक सेल की अपनी अपनी एनर्जी और फिक्स्ड एनर्जी है, हर एक सेल की अपनी अपनी एनर्जी है और वो फिक्स्ड एनर्जी है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ क्या फिक्स्ड है, सबकी एनर्जी फिक्स है अपनी अपनी। इस सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इस सेल की अपनी कोई ना कोई एनर्जी होगी। बताऊंगा अभी आपको, जैसे ऊपर तरफ जाएंगे एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वो सब होगा अभी। लेकिन n = 1 सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि हम इसे बाहर से कोई एनर्जी ना दे दें। अगर हमने इसको एनर्जी दिया तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, क्या एब्जॉर्ब किया? एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब आप समझिए, यहाँ से सबसे नज़दीक वाले सेल की एनर्जी सबसे लेस होती है, लेस एनर्जी, लीस्ट एनर्जी लिख देता हूँ मैं, लीस्ट एनर्जी। मैंने आपको कहा था ना, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। आप सोचो कि एनर्जी क्यों लेस होती होगी, सबसे नज़दीक वाले सेल की एनर्जी लेस क्यों होती होगी? न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है ना, और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लो कि क्लास में अगर मैं हूँ न्यूक्लियस, मेरे सामने एकदम अगर आप बैठोगे, जैसे इस इतने बड़े हॉल में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो दूर तक जो बच्चा बैठा रहता है, हालांकि ऐसा मैं कभी होने नहीं देता हूँ, फिर भी एग्जांपल ले रहे हैं, दूर में जो कॉर्नर में एकदम बच्चा बैठा रहता है हॉल के एंड में, वो कॉर्नर में बैठ के अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो मेरी बातों पर ध्यान ना दे रहा हो, मेरी बातों को ना सुन रहा हो, लगातार कंटिन्यूसली बोर्ड को ना देख रहा हो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुझसे काफ़ी दूर है और उसको मुझसे काफ़ी कम अट्रैक्शन फील हो रहा है। मैं न्यूक्लियस हूँ, इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई मेरे बिल्कुल सामने बैठा, फ्रंट में जो बैठा, तो वो चाह के भी इधर उधर नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे से उसका अट्रैक्शन ज़्यादा, मैं न्यूक्लियस हूँ तो बहुत क्लोज है अगर, तो वो चाह के भी इधर उधर नहीं देख पा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी, जो मेरे जस्ट सामने बैठा, उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब फोकस ज़्यादा होगा उसका पढ़ाई पर।
तो जो सबसे क्लोज होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, अच्छे से बोर्ड को देखता है, समझता है बातों को। और जो दूर रहता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए बात को? तो मैं आपको अगले क्लास में वैल्यू भी निकाल के दिखाने वाला, लेकिन फिलहाल आपको क्या रखना है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो हर एक सेल की अपनी अपनी कोई ना कोई एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को जैसे मैं एनर्जी का पैकेट दूंगा बाहर से, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, मान लीजिए सपोज n इक्वल टू 4th सेल में चला गया, 1 2 3 और 4, 4th सेल में चला गया। ये तो तब तक वहीं घूम रहा था जब तक इसको हमने एनर्जी सप्लाई नहीं की थी, इसलिए मैंने लिखा कि तब तक घूमेगा जब तक अपने ही पाथ पे तब तक घूमेगा जब तक उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं की जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखिए क्या होगा अगला पॉइंट। हमने उसे एनर्जी दिया, अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, n इक्वल टू 4 में। अब मैं यहाँ सिर्फ लिख रहा हूँ कि जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा स्पेक्ट्रा बनता है। याद कीजिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर पूरा डिटेल में आपको बताया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में कुछ लाइंस वहाँ से मिसिंग हो जाएंगे और कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब क्या इलेक्ट्रॉन यहीं घूमता रहेगा? नहीं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया। टू गेन स्टेबिलिटी वापस पाने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो गई है, स्टेबिलिटी वापस पाने के लिए इलेक्ट्रॉन फिर n इक्वल टू 4 से कहाँ आएगा, अपने प्रीवियस पाथ पर आएगा जहाँ वो घूम रहा था। और हाँ, मैं बता दूँ आपको, इलेक्ट्रॉन पहले से जहाँ घूम रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। पहले से वो जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट। और इलेक्ट्रॉन जंप करके जहाँ गया है उसे इलेक्ट्रॉन का बुलाया जाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जहाँ गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकालता है। याद है आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा बताया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए थे, हाइड्रोजन का जो बल्ब बनाया था हमने, और एक्साइट होने के बाद जब वो लोअर नीचे आ रहे थे, जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे थे, उस समय तो मैंने आपको बताया था सेल के बारे में, लेकिन अब आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके जब ऊपर चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तब कौन सा स्पेक्ट्रा बनता है, याद है क्या? मैं तो भूल गया, आपको याद है क्या? यस, सही गेस किया आप लोगों ने, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तब कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब वही इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी रिलीज करेगा और फिर वापस वो ऊपर से नीचे आएगा तो गेट स्टेबिलिटी, तो उसे हम कौन सा स्पेक्ट्रा बुलाएंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा बुलाएंगे। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा बुलाएंगे। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना? नोट कीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, नोट कीजिए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एक्साइटेड स्टेट में कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, कब बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कब बनता है एमिशन स्पेक्ट्रा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ रहे हैं ना कि एनर्जी क्या है यहाँ पे बच्चों, फिक्स है। हर एक की एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो जब एनर्जी फिक्स है तो लोअर से हायर में जाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना? ज़रूरत पड़ी होगी ना, फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए। लेट अस सपोज पहले वाले सेल की एनर्जी मैं कुछ मान लेता हूँ। सपोज पहले वाले n इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी है पहले वाले सेल की, लेट अस सपोज कि वो E1 है, और n इक्वल टू 4 के लिए, या E इनिशियल लिख देता हूँ मैं, चलिए E इनिशियल। और फाइनल वाले के लिए, फाइनल जहाँ पहुँचना है n इक्वल टू 4 पर, वहाँ के लिए एनर्जी क्या होगी, E फाइनल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा,
ई इनिशियल और ई फाइनल। तो अगर मैं यहाँ चेंज इन एनर्जी निकालूं, चेंज इन एनर्जी कि कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, लेट अस सपोज, आप सोचो कि यहाँ पर मान लो एनर्जी 200 है, सपोज अभी यही मान लो आप, और फाइनल जहाँ पहुँचना वहाँ एनर्जी ज़्यादा है, तो मान लो वहाँ 500 है। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए? 200 अभी एनर्जी है और पहुँचना 500 तक है, तो कितनी एनर्जी का गैप नज़र आ रहा है? 300 का। तो 300 एक पैकेट में एनर्जी भरेंगे, और 300 एनर्जी वाला एक पैकेट जब इस इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? 4th एनर्जी सेल में। मतलब अगर आपको डेल्टा ई निकालना हो तो आप हमेशा क्या करोगे? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब वो फाइनल चाहे जो भी हो, इनिशियल चाहे जो भी हो, आप सीधा समझो ना, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप देख लो पहले कि सपोज 1 से 4 में जाना था तो एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। जब एनर्जी उसको बाहर से दिया जाएगा तो एनर्जी लेकर के वो कहाँ चला जाएगा? 4th सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, 4th सेल में जाएगा कि नहीं? एनर्जी हमने दिया उसको, सपोज मान लीजिए 200 और 500, यहाँ 200 वहाँ 500 है, क्योंकि ऊपर की तरफ एनर्जी ज़्यादा, मैंने आपको बताया। तो 200 से अगर 500 पहुँचना है तो उससे 300 जूल की एनर्जी का एक पैकेट उसको दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा? n=4 में, 4th सेल में। ठीक है। अब अगर उसको वापस ऊपर से नीचे आना है तब उसके लिए इनिशियल कौन होगा? इनिशियल तब होगा 4, और फाइनल कौन होगा? फाइनल होगा तब 1। लेकिन आप हमेशा चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे? चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए आप हमेशा इनिशियल देखोगे कौन सा है, फाइनल देखोगे कौन सा, और हमेशा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब आप खुद दिमाग लगाओ, सेट करो, क्योंकि आगे जाकर मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप समझो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल जब आप बनाओगे तो एब्जॉर्प्शन के केस में, एब्जॉर्प्शन जब होगा तो उस केस में हमेशा फाइनल वाला वैल्यू बड़ा होगा। सोचो, फाइनल वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा और इनिशियल वाला एनर्जी हमेशा छोटा होगा। तो ऑलवेज जो डेल्टा ई होगा उसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो बड़ा एनर्जी में से छोटा एनर्जी माइनस करोगे, ऊपर की तरफ एनर्जी ज़्यादा है ना। और जब एमिशन की बात करेंगे, एमिशन के केस में जो एनर्जी का चेंज होगा, क्योंकि दोनों ही टाइम एनर्जी चेंज हो रहा है, एक बार एब्जॉर्ब कर रहा है, एक बार एमिट कर रहा है, उसमें हमेशा डेल्टा ई क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला। क्यों नेगेटिव आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, डेल्टा ई नेगेटिव कब होता है? एब्जॉर्प्शन में या एमिशन में? तो एमिशन के टाइम में वो हमेशा हाइयर से लोअर में आएगा, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो हाइयर एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे लोअर जहाँ पहुँचना है, तो मेरा फाइनल कौन होगा? फाइनल होगा हमेशा लोअर वाला, जब ऊपर से नीचे आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप हमेशा करोगे, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल की वैल्यू क्या होगी? कम, इनिशियल की वैल्यू होगी ज़्यादा एमिशन के केस में। तब उस समय आप क्या करोगे? 200 माइनस 500। अभी मैंने इनिशियल माना क्योंकि n=1 को इनिशियल लिख दिया था, n=4 को। ये तो एब्जॉर्प्शन का केस है ना। अगर यही केस एमिशन का होता तो n=4 क्या होता? इनिशियल, और n=1 क्या होता? फाइनल, है कि नहीं? तो फिर हम 200 माइनस 500 करते तो आंसर कितना आता? -300। मतलब एक बार आप एनर्जी उसको देते हो, एक बार वो एनर्जी रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। कहाँ से? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हमेशा डेल्टा ई पॉजिटिव होगा, और एमिशन के टाइम में हमेशा डेल्टा ई क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये भी एक तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात को जस्टिफाई कर रहा है। कैसे? कि कभी भी इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता कि अगर उसे फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में जाना है तो आप देख रहे हैं यहाँ कि 300 जूल की एनर्जी दी गई। ऐसा नहीं कि पहले 50 जूल, फिर और 50 जूल लो, और 50 जूल लो। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 1 से वो 2 में गया, 2 से 3 में गया, 3 से 4 में गया। कंटिन्यूसली नहीं जा रहा कहीं पर भी, एकदम सडन जंप मार रहा है। सडन जंप मतलब 1 से सीधे 4 में, जितनी एनर्जी की जरूरत है उतना दे दिया जाए, सीधे 1 से कहाँ पहुँच जाएगा? 4 में पहुँच जाएगा। तो अगर यहाँ पर वो ग्रेजुअली जाता धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देखने को मिलता, क्योंकि तब आता भी ग्रेजुअली ऊपर से नीचे की तरफ। तब तो एब्जॉर्प्शन के टाइम में भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और एमिशन के टाइम में भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस बात का प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन सीधे जंप करके यहाँ से वहाँ पहुँच गया और इसने कुछ पर्टिकुलर लाइंस एब्जॉर्ब कर लिए, और ऊपर से जब नीचे गिरा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बिल्कुल नजर नहीं आया, कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा में लाइंस नजर आए, जिसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोल रहे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों वीडियोस को कनेक्ट करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या पॉइंट बोर ने बनाया और कैसे नील बोर ने अपने
पोस्टुलेट्स के अंदर, अपने रिजल्ट्स के अंदर पुराने सारे कंटेंट्स को कवर किया, जो पढ़ा था उसको यूटिलाइज करके बनाया इस चीज़ को। अगले वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको बोर के फॉर्मूला से, नील बोर के फॉर्मूला से मैं आपको वो जो लाइमन बाल्मर पास्चर वाला जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, मैं आपको वो बना के दिखा दूंगा कि कैसे नील बोर के फॉर्मूला से वो डिराइव हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन कब ग्राउंड स्टेट में होगा, कब एक्साइटेड स्टेट में होगा, और हाँ डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी। तो डेल्टा ई की वैल्यू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, अच्छा क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू, जिसको लिख सकते हैं ना एच सी बाय लैम्डा। ये सब तो पढ़ा हुआ आपका प्रीवियस कई वीडियो लेक्चर में, आपको मैंने पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल में तो सब बताया है। प्लेलिस्ट को आप जाके सर्च कीजिए, लाइन से सारा कुछ मिलेगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू, मान लो कि आप सपोज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बना रहे हो, तो एच सी बाय लैम्डा में यहाँ पे एच और सी तो कांस्टेंट है, एच और सी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ बाय लैम्डा 1 लिख देता हूँ और यहाँ एच सी बाय लैम्डा 2 लिख देता हूँ। इसलिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो रेडिएशंस होंगे उन सब का क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा इनका वैल्यू, इन सब का डिफरेंट होगा लैम्डा। तो ये भी लिख सकते हैं, या अभी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करके आपको अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए डेल्टा ई जो है ये भी तो एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, तो इसके बदले में लिख रहा हूँ एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगा तो उसके लिए पूरा एमिशन स्पेक्ट्रा बनाना पड़ेगा, वो अगले वीडियो लेक्चर में। पहले नील बोर का फॉर्मूला, उसके बाद वो देखेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब आप चाहें तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय एच सी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये देखिए आप, ये क्या निकला, याद कीजिए, याद कीजिए, मैंने आपको वेव नंबर पढ़ाया है हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, कि 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हमेशा निकाल रहे थे कौन लोग, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। यहाँ भी देखिए 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकल रही है, किससे, नील बोर के थेसिस से, नील बोर के पोस्टुलेट से, कि एनर्जी का गैप कैसे निकालोगे आप, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से वहाँ जाएगा। ये सब कुछ कौन बता रहा है, नील बोर बता रहा है अपने रिजल्ट में, और उसी रिजल्ट से मैंने एक फॉर्मूला स्टैब्लिश किया। अभी मैं पूरा नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसी फॉर्मूला को डिटेल में आपको बना करके वहाँ तक पहुँचा दूंगा जो फॉर्मूला हमने रेडबर्ग्स एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ा था। तब आप मेरी बात समझोगे कि कैसे नील बोर ने अलग अलग फॉर्मूला बनाया, और उस सारा उनका एक्सपेरिमेंट जो है प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 बाय एच इंटू सी, एच और सी की वैल्यू तो फिक्स है। फिक्स्ड वैल्यूज़ के कारण यहाँ एनर्जी का क्वांटिजेशन भी प्रूव हो रहा है, एनर्जी का क्वांटिजेशन भी यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि एनर्जी फिक्स्ड यहाँ पर यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी, क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बातें हो गई कि एनर्जी सीधे यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो एक पैकेट एनर्जी लेके वहाँ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आप इसको नोट कर लो। आप आज के टॉपिक में लगभग इतना ही रखने का प्लान है। ये तो हो गया कि इससे कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात हो गई, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बातें हो गई, कैसे वो निकल करके आ रहा है, और जो क्वांटिजेशन के बारे में भी आपको बता ही दिया मैंने ना। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि अभी क्वांटिजेशन के बारे में बातें हो भी गई। क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बातें हो गई, क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बातें हो गई। क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी समझ गए ना आप, कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर नहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड वैल्यू, एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी लेकर के जंप करके ऊपर जा रहा है। इसी को तो क्वांटिजेशन बोलते हैं कि फिक्स्ड वैल्यू पे काम होगा। ऐसा नहीं, अच्छा 1 से 4 में जाना है तो एक फिक्स्ड एनर्जी चाहिए। जब इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, जब इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो जो एनर्जी का गैप है वो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ पर से हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ आया कि एनर्जी का, एनर्जी ऑफ क्वांटिजेशन, एनर्जी भी कैसी है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे जो नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर बताया हमें, और नील बोर के एटॉमिक मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटम के बारे में समझने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्होंने पूरा एटम का बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि देखिए एटम क्यों स्टेबल है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जा रहा है आकर के प्रोटॉन के अंदर, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी पता चल चुका है यहाँ से। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, NH/2π MBr इक्वल टू मैंने आपको बताया।
कब तक रिवॉल्व करेगा? जब तक उसे एनर्जी देंगे नहीं, जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा। देंगे तो ऊपर जाएगा एब्जॉर्ब करके, रिलीज़ करेगा तो वो ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अच्छे से पढ़िए बच्चों, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। थोड़ी सी भी कमी करने से आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है, ठीक है। और आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी चीज़ों बिल्कुल ना करें। लाइफ का ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके क्लास 11 12 जो है ना, लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर किसी का 11th ख़राब हो गया ना, तो 12th तो ज़रूर ख़राब होगा। 12th आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उसके बाद फिर आपको पढ़ाई एक बोझ की तरह लगने लगेगा। पढ़ाई बोझ नहीं लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, इन्जॉय करना हमें पढ़ाई को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों। हमेशा की तरह खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।